अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर फिरदौस आलम, तलब करता हूँ हैदराबाद। पिछले क्लास में मैं कोई टॉपिक्स हुआ था जो S5 और S6, बट कुछ रीज़न के कारण ये संडे क्लास नहीं हो सका, जिसका मैं पेंडिंग क्लासेस को मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, बट ओनली ऑफलाइन में। लेकिन यूट्यूब के थ्रू से आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। आपका यूट्यूब पे अप टू डेट हो जाता हूँ। तो पिछले क्लास में लिया था S5 और S6, हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। S1 to S9 में टोटल प्लांट जो है सो 9 है। तो S6 तक 9 है। जब S6, S1, S2, S3, S5 और S6 ये टोटली में 9 प्लांट है। अब आज का जो है सो हमारा S10 है। तो S10 जो हमारा है इसमें टोटल 15 प्लांट है, 15 प्लांट्स। तो 15 प्लांट्स में जो है आपका टोटली में एक प्लांट करके रिप्लेस करके बनाया गया है S1 से लेके S6 तक। लेकिन S10 में जो 15 प्लांट की बात आती है तो जो इसमें से जो चेंज होता है इसमें कोई भी नहीं है इसमें, जैसे लाइकोपोडियम, नक्सभूमिका, बर्बेरी, टसिलागो, सोलिडागो, ये सब इसमें कोई भी नहीं आता है। इसमें S10 में वो पूरे को हटा करके 8 प्लांट आपको सेम रखा गया है। 8 प्लांट्स सेम S1 to S6। 7 प्लांट इसमें चेंज किया गया है। जब 7 प्लांट की चेंज की बात होती है तो 7 प्लांट चेंज होने के बाद इसकी एक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है। जबकि हम जानते हैं कि S1 यूनिवर्सल माना जाता है रेमेडीज, बट S10 हमारा मेटाबॉलिक रेमेडीज माना जाता है। मेटाबॉलिक रेमेडीज, मेटाबॉलिक रेमेडीज का मतलब ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, बॉडी को मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, इंक्रीज करना और बैलेंस करना। किसी को डिसऑर्डर के मेंटेन में आता है क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से 60% डिजीज हमारी बॉडी में आती है, जिसके कारण से हर बीमारियां उसमें अटैक करता है। छोटी से लेके बड़ी तक बीमारियां उसमें आकर के एडजस्ट करता है। तो कहा जाता है कि S10 का जो एक्शन है S1 और F1 के कंपेयर में किया जाता है। जो S1 और F1 का वर्क होता है वो अकेले S10 करता है। जैसे कि नर्व प्रॉब्लम, और हमारा पहले बताया गया है यूनिवर्सल रेमेडीज, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काम आता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काम आता है, न्यूरोलॉजी ट्रैक्ट में काम आता है। तो दोनों को अगर ना दे करके हम वनली अगर S10 देते हैं तो हमारा बराबर काम करता है। एक दूसरी बात है कि हमारा S1 देने के बाद किसी किसी को लिम्फेटिक का टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हमारा ये S1 जो है सो हमारा लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले पे ही वर्क ज्यादा करता है, सैंग्विन वाले पे एग्रीवेट करता है। जब हम S1 और F1 दोनों को कैंसिल करते हैं, अगर S10 देते हैं तो S10 जब हम देते हैं तो किसी को भी दे सकते हैं। लिम्फेटिक टेम्परामेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट और सैंग्विन टेम्परामेंट, सैंग्विन और एक जो होता है मिक्स टेम्परामेंट। तो मिक्स टेम्परामेंट में जो होता है 2 टेम्परामेंट बनता है, बिलियस टेम्परामेंट और नर्वाइन टेम्परामेंट। उसकी कंडीशन ये होता है कि जब अगर लिम्फेटिक के जाता है तो नर्वाइन में चला जाता है, सैंग्विन के ज्यादा जाता है तो बिलियस में जाता है। अकॉर्डिंग टू डोमिनेंसी इसको बोलते हैं, यानी जिसका ज्यादा मात्रा बढ़ता है उस तरह से मतलब उसका बिहेव बन जाता है बिलियस टेम्परामेंट में आता है। तो कहता है क्या S10 S1 तथा F1 के जो वर्क होता है वो अकेले S10 करता है, ये अकेले काम करता है। S10 का उपयोग दस्त, डायरिया, वोमिटिंग, कॉलरा को एक अच्छी रेमेडी माना जाता है। पहली बार में बता चुका हूं मैं कि डायरिया के लिए S10 C4W, ये D6 बहुत अच्छा रेमेडी माना जाता है इसको।
एस्टेन C4W। तो उसी तरह से जब यहाँ एस्टेन की बात आ रहा है तो हमारा डायरिया, कॉलरा, वॉमिटिंग, इन्फ्लुएंस, गैस्ट्रिक, ये पूरे में काम आता है। रेमेडी का एस्टेन का प्रयोग प्राचीन काल से यानी पुराने जमाने काल में भी, जब जापान में कॉलरा फैल चुका था, यानी डायरिया का एक प्रकोप फैल चुका था, एक महामारी फैल चुका था, तो एस्टेन हमारा अकेले वहां पे वर्क करा था। वो जिस तरह से जापान में इसका नाम स्क्लेरोफोलोसोजियापुन नाम रखा गया है, स्क्लेरोफोलोसोजियापुन के नाम से भी हमारा एस्टेन रेमेडीज को नाम से जानते हैं उसको। उसके बाद कहता है एस्टेन अकेले कॉलरा को रोकने में भी काम करता है, तभी एस्टेन को जियापुन के नाम से रखा गया। एस्टेन विसूची के रोग को ठीक करता है यह, और जापान की भारी मात्रा में होता है, जापान में इसका बहुत भारी मात्रा में उपयोग होता है। एस्टेन का असर सिंपैथेटिक एंड मोटर नर्व, सिंपैथेटिक नर्व और मोटर नर्व दोनों पे काम करता है। पेरिस्टाल्टिक मोशंस को बढ़ाता है, पेरिस्टाल्टिक यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पर होता है अतः या किसी बच्चे को आंत में एस्टेन के एक अच्छी बहुत इसकी खासियत होती है कि अगर कोई बच्चे अनजाने में इन्फेंट चाइल्ड जो उनकी दांत ना हो, और दांत ना होने के बावजूद या दांत नहीं आया उसका एज के हिसाब से, अगर उसको कोई हार्ड चीज अगर निगल लेता है, अगर कोई चीज हार्ड चीज निगल लेता है, अगर वो डाइजेशन होने के ताकत में नहीं रहता है, तो वैसे कंडीशंस में एस्टेन की स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशंस देने के बाद वो क्या करेगा, उसको पेरिस्टाल्टिक मोशंस को बढ़ा करके उसको वाई मोशंस यानी लूज मोशंस बना करके उसको इंटरनल इंटेस्टाइनल में वहां पे रुकने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बाहर निकल जाता है। तो कभी भी अगर टेबल प्रैक्टिस में अगर कोई बच्चा बोलता है डॉक्टर साहब इनो ज्यादा चने का बीज खा लिया या चना खा लिया या तो मटर खा लिया या तो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, कहीं अटक जाता है या फंस जाता है, या रिंग है या कोई भी चीज अगर जो हमारा डाइजेशन से भी रिलेटेड हो या डाइजेस्ट भी हो सकता है, और नहीं अगर हार्ड चीज रहा जैसे कोई केमिकलाइज का हो गया, कोई धातु का हो गया या प्लास्टिक हो गया या तो आयरन का हो गया, कोई भी चीज अगर निगल लिए और कहीं पे फंसने का अगर चांस दिख रहा है कि अगर हो सकता फंस सकता है, तो आप एस्टेन को डायरेक्ट अगर दे सकते हैं D4 में अगर दीजिएगा तो स्लो करके वो आप पूरे इंटेस्टाइनल से उसको बाहर निकलता है। तो इसलिए एस्टेन के इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है। कोई भी चीज यानी हार्ड चीज जो डाइजेशन को मुताबिक नहीं है, तो अब इसके एक्सटर्नल पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल पे भी अगर यूज कर लिए तो आपको एस्टेन और आरी, अगर ये आपको एब्डोमिन स्टोमक एप्लीकेशन करने से क्या होगा, इसका स्टोमक दर्द, स्टोमक पेन को कम कर देगा और पेरिस्टाल्टिक मोशंस को बढ़ा करके आसानी से उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, बढ़ा देता है। कुछ ही देर बाद अतः आंत की दाना या कठोर वस्तु बाहर निकल जाता है। एस्टेन का असर, अब इसका देखिए एक्शन इसका कहां काम करता है। एस्टेन का असर जो है सो सेरेबेलम यानी ब्रेन का इंटरनल हिस्सों में भी इसका असर देखा जाता है, असर माना जाता गया है। सिंपैथेटिक फ्लेक्सेस पर भी काम करता है। उसके बाद और यह वाइटेस डांस एपिलिप्सी, वाइटेस डांस कोई बच्चे में देखते हैं वो कन्वल्सन्स आता है यानी फिट्स के जैसा आता है, दौरा के जैसा आता है, तो उसमें भी हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है। एपिलिप्सी फिट्स पे भी काम करता है। उसके बाद का रेमेडी में यह S2 की तरह कॉलिक, अब कहते हैं कि हमारा एस्टेन इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है कि जिस तरह से S1 हमारा डाइजेशन पे काम करता है, S2 डाइजेशन पे काम करता है और S3 भी डाइजेशन पे काम करता है, तो ये पूरे को अगर ना दे करके हम एस्टेन अकेले देते हैं, सिंगल अगर रेमेडी देंगे तो भी आपको स्टोमक पे कहाँ काम करता है, आपको कॉलिक, स्टोमक पेन, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन तथा पेट की ऐंठन, एमोबॉइक यानी फैल जाना यानी आवाज आना, मोशंस के साथ में आवाज आना ठीक कर देता है। सिंपल डिसऑर्डर पेचिस क्रॉनिक एस्टिस की जल्दी से ठीक हो जाता है। और क्रॉनिक डिस्पेप्सिया, एनोरेक्सिया, गैस्ट्रेलेजिया
कोई सा भी क्रॉनिक डिजीज में अगर रहेगा तो आपको इसमें बहुत आसान से कवर करता है। कहता जब इंडाइजेशन की ग्लैंड की सिक्रेशन की गड़बड़ी होती है, जब डाइजेशन की ग्लैंड की सिक्रेशन की गड़बड़ी होती है यानी सिक्रेशन कम होता है तो हमारा ये इंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है। दशा में S1 के अच्छा करता है, यानी जब डाइजेशन की और फूड पॉइजन की बात होती है तो फूड पॉइजन के लिए हमारा S1 भी अच्छी रेमेडी मानी जाती है, लेकिन S1 से भी बेहतर हमारा रेमेडी बोले तो हमारा S10 इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है। एंड ग्लैंडुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस डिसऑर्डर यानी एनी टाइप ऑफ द डिसऑर्डर, यानी कोई एनी टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स जैसा ग्लैंडुलर सिक्रेशन की कमी के जो भी मेंटेन रहता है वो मेंटेन करता है, जबकि S10 नर्वस डिसऑर्डर को दूर करता है, अर्थात S10 का प्रभाव नर्वस के ब्रेन यानी एनी टाइप ऑफ द न्यूरोलेजिया, साइटिका, गॉट, आर्थराइटिस, रेमोटिज्म, एनी टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स को मेंटेन करता है ये का। उसके बाद कहता है रेमेडीज नर्वस स्पेसिफिक है, यानी ये पहले ही बता चुका हूं मैं कि S1 और F1 दोनों को अगर देने पे भी अगर कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो हमारा इंपॉर्टेंट रेमेडीज माना जाता है S10। इसलिए कि इसको S10 में जो प्लांट है हमारा S1 और F1 में जो दोनों मिल के जो प्लांट है, कई प्लांट जो ऐसे है, तो इसमें आपको जैसे एक्यूसलस हिप्पोकास्टानम, एस्क्यूलस हिप्पोकास्टानम एक ऐसे प्लांट है कि जो हमारा नर्व पे और डाइजेशन पे काम करता है। तो दोनों मिला करके हम अगर इसको कैंसिल कर करके हम अगर S10 देते हैं तो हमारा इंपॉर्टेंट रेमेडीज माना जाता है इसको। उसके बाद कहता है वैगस नर्व पे काम करता है ये, पर भी काम करता है ये, और ग्लैंड एनी टाइप ऑफ द ग्लैंड्स, कहीं पे भी अगर हार्ट सिक्रेशन हो रहा है, हार्ट बन रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ये गॉट से रिलेटेड है, रेमोटिज्म से रिलेटेड है, तो वहां पे भी आपको इसमें आपको काम कर सकता है ये। कहता है इस रेमेडीज को स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन देने के बाद S10W की अगर किसी को स्टोमक पेन हो रहा है तो हमारा स्टोमक पेन के लिए बेहतर रेमेडीज माना जाता है हमारा S10। स्टोमक पेन के लिए हमारा S10 इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। अगर स्टोमक में अगर S10 देने के बाद भी अगर दर्द अगर नहीं कम हो रहा है तो आप S10WD4 कंप्रेस ऑन स्टोमक, अगर स्टोमक पे अगर कंप्रेस कर दिए, एक गिलास कुनकुने पानी में 20 ड्रॉप डालकर D4 से उसको सेकाई कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रीनल कैलकुली का जो पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, प्लस एब्डोमिनल पेन होता है, प्लस फूड पॉइजन का पेन होता है, प्लस एमोबाइक हो गया या कॉलरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, एनी टाइप ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द इंटेस्टाइनल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज फॉर द एब्डोमिनल केसेस। इसको माना जाता है S10W के स्टोमक पर एप्लीकेशन करने से पेट दर्द में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। यदि S10 के साथ P4 का उपयोग करने से कफ ढीला हो जाता है। अब देखिए जब हम कहते हैं टीवी बोले तो ट्यूबरकुलोसिस, मेन रीजन इसका व्हाट इज द रीजन ऑफ द इन्फेक्टेड ऑफ माई लंग ड्यू टू द टीबी। टीबी जब होता है तो हमारा सबसे पहला जो हमारा रीजन उसका होता है हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी हमारी बॉडी में ताकत की कमी। और ताकत की कमी कब होती है? जब हमारा इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। जब हमारा यहां पर भी बताया जाता है कि S10 हमारा टीबी का भी रेमेडी माना जाता है। अगर कोई डॉक्टर अगर चाहता है कि मैं टीबी के इलाज करूं और S10 नहीं दूंगा, जिंदगी में ठीक नहीं होगा। इसलिए कि आप जितने भी पल्मोनोलॉजिस्ट आप डिजीज आपको इलाज करता है डॉक्टर, तो सबसे ज्यादा उसमें मेडिसिन रहता है आपको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, मल्टीऑक्सीडेंट और डाइजेशन करने के लिए। तो इसीलिए हमारा S10 एक ऐसे हैं, अगर किसी को कफ ड्राई हो गया, जिसमें हम लोग ड्राई में देते हैं, जैसे LS वगैरह लेते हैं, कोई भी मेडिसिन में LS में लेवोसाल्बुटामोल, सल्फेट इस तरह से लेते हैं, तो उसमें अगर हम S10 P4 अगर ये हम मिला करके अगर देते हैं तो उसको बलगम को, ड्राई को लूज कर देता है।
यानी बाहर कर देता है वो। जब बलगम अगर किसी डिजीज में अगर बाहर आ गया, समझिए कि उसको 80% डिजीज बाहर आ गया, वही बलगम सप्रेस हो जाता है, वहीं पे चिपक जाता है, हफ्स हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसके कारण से एल्वेलाइज हमारा लंग्स का इन्फेक्टेड बनना और आसान हो जाता है। इसी के कारण से बोलते हैं कि जब कोई किसी को पेशेंट को अगर बलगम नहीं निकलता है तो बलगम निकलने के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो बलगम हमारी बॉडी में अंदर में दब जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड के रूप में वहां पे जनरेट करता है, क्रिएट करता है, जिसके कारण से हमारा लंग्स सिकुड़ने और ड्राइनेस होने के बाद या तो फिर प्लेनरी इफ्यूजन बनने का चांस हो जाता है, लंग्स में पानी बनने का चांस हो जाता है, जो हमारा टीबी का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। ठीक है, तो यानी एस्टेन के साथ अगर डब्ल्यू देते हैं तो हमारा स्टोमक पेन पे लगा सकते हैं, पेट दर्द को कम करता है, लेकिन एस्टेन के साथ में अगर P4 को हम अगर जोड़ देते हैं तो हमारा सीधा बलगम को बाहर निकाल देता है। अगर एस्टेन के साथ में हम अगर BE दे देते हैं, जो कि किसी को ड्राई कफ कंटिन्यू कफ करते करते उसको रेडनेस जैसा स्पॉटम आता है, यानी ब्लड का मात्रा कुछ लग करके आता है, तो उसमें आपको एस्टेन के साथ में BE दीजिएगा तो आपको वो कम हो जाता है। एस्टेन BE, रेडनेस कफ। ये अगर अगर किसी को बलगम बहुत ज्यादा आ रहा है, जरूरत से ज्यादा आ रहा है, हर स्पीड करने के बाद आ रहा है, एस्टेन GE। ये हमारा एक कैटेगरी होता है सिलेक्टेड करने का, कि मतलब हम एस्टेन के साथ में किसको भेजेंगे, कहां भेजना है, कि हमको कहां जाना है। एग्जांपल देता हूं मैं ये, इसलिए कि एस्टेन हमारा एक इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। अगर एस्टेन अगर पढ़ लिए तो 80% डिजीज को हमारे हाथों में रहेगा वो, क्योंकि एस्टेन से ही हम पूरे को कवर कर सकते हैं। एस्टेन C10 दे देंगे हम, L1/E, सीधा स्टोमक। एस्टेन S5/C5 सीधा लीवर। एस्टेन S12 सीधा आई, सीधा आंख पे चले जाता। एस्टेन S3/C3 सीधा हमारा स्किन और न्यूरोलॉजिया पेन पे चले जाता। एस्टेन C4 सीधा बोन पे चला जाता, हार्डनेस पे चला जाता। एस्टेन RE सीधा हमारा एनोरेक्सिया को खत्म करता हो। एस्टेन RE का मतलब हमारा RE क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव बोले तो निगेटिव डिजीज में किसी को अगर भूख नहीं लग रहा, RE दे दीजिए, भूख लगना शुरू हो जाता है। लेकिन RE हम जोड़े किसके साथ में, एस्टेन के साथ में। एस्टेन का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब बढ़ाता, मेटाबॉलिक को बढ़ाता, बॉडी को किसी भी फंक्शंस को बढ़ाता, तो हम बढ़ाने के लिए दे दिए। अगर किसी को बढ़ा हुआ ज्यादा है, बहुत ज्यादा भूख लग रहा, बहुत ज्यादा भूख भी लगना अच्छा नहीं है, एस्टेन के साथ में बाई दे दिए, ये न्यूट्रल कर देता, भूख को कम कर देता। किसी को प्यास ज्यादा लग रहा है तो बाई दे देंगे, प्यास कम हो जाता। प्यास कम लग रहा है, खाना खा रहा, आधा गिलास पानी पी रहा है, होना चाहिए 1.5 लीटर, नहीं हो रहा, RE दे दिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जब RE देते हैं किसी चीज को कहां भेजना है, हमको कौन सा डिजीज पे देना है, कौन सा प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रहा है, बॉडी में नर्व में ज्यादा फ्लो हो रहा है या कम फ्लो हो रहा है। अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो हमारा बाई से न्यूट्रल करना है, लेस करना है। अगर कम हो रहा है तो RE देना है। सपोज किसी को वेन में सिक्रेशन कम हो रहा है, जैसे आपको वेरिकोज वेन बोलते हैं। वेरिकोज वेन में क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण से सांप के जैसा बन जाता है वेन। तो वहां पे RE दे दीजिए, देखिए आपको फौरन ब्लड का रिलेटेड कर देता। हाइपरटेंशन में ब्लड का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, उसमें बाई दे दीजिए, आपको बहुत अच्छा काम करेगा। कहता उसके बाद हमारा एक हाई फीवर, अगर हाई फीवर है किसी को भी, एस्टेन A3F1 बर्वन बाई, ये जो है सो हमारा एक ऐसी मेडिसिन है ऑल फीवर,
ड्रॉप। बहुत अच्छा रेमेडीज है ये, कैसा भी टाइप का, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, जॉन्डिस हो, हेपेटाइट हो, एनोरेक्सिया हो, ट्यूबरकुलोसिस का हो, कैंसर का फीवर हो, कोई सा भी फीवर रहेगा आपको इसमें आपको काम आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या डाले हैं, स्टेंट डाला, क्यों? क्योंकि जो फीवर का जो बनना होता है हमारा लीवर से होता है, तो स्टेन में भी कुछ ऐसे प्लांट है कि जो लीवर पे इसका मेन एक्शन काम करता है। तो स्टेन से हमारा लीवर को सिक्रेशन को बढ़ा दिया। जब हमारे पास फीवर आता है तो हम क्या करते हैं, पेट पोंछते हैं, स्टोमक को पोंछते हैं, हेड को पोंछते हैं, पैर का तलवा का, हाथों का पंजा का मतलब पोंछते हैं, या तो फिर नहीं होता है तो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड को एप्लीकेशन करते हैं। अगर कोई डॉक्टर नहीं है, अगर आपको फीवर तेज आ गया, अब डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो मेडिसिन क्या देंगे, अपने से क्या ले सकते हैं मेडिकल से, तो हम होम रेमेडीज में इसको कर सकते हैं, फर्स्ट एड के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को पूरा सर्वाइकल 1 से लेके कॉक्सिल तक को सिर्फ खाली ठंडे पानी से उसका एप्लीकेशन कर दीजिए, आपको 15 से 20 मिनट में कोई सा भी फीवर रहेगा आपको रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ होगा तो कम से कम 1.5 घंटा तक आपको फीवर नहीं आएगा। अब 1.5 घंटा आपको वक्त मिल जा सकता है। आपको फीवर से वोमिटिंग हो रहा है, आप उसको पोंछ दीजिए। फीवर से जाड़ा आ रहा है, उसको पोंछ दीजिए। लफ्ज लंग्स पे नहीं पोंछना है, लंग्स पे नहीं पोंछना है, यानी फेफड़े के सीने के साइड में नहीं पोंछना है, पेट लीवर साइड में पोंछ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा काम करेगा उसको। तो जैसा पॉक्स का फीवर हो गया, चेचक का फीवर हो गया, जॉन्डिस का फीवर हो गया, उसके बाद टाइफाइड का फीवर हो गया, मलेरिया का फीवर हो गया, एनी टाइप ऑफ द इंजरी केसेस, टूथ एच हो गया, ईयर एच हो गया, स्टोमक पेन का भी फीवर होता है, किसी को बोलता है डॉक्टर साहब पेट में भी दर्द हो रहा है, फीवर भी है, तो स्टेन हमारा देखिए कितना अच्छा रेमेडीज है। स्टेन हमारा पेट पे भी काम कर रहा है, फीवर पे भी काम कर रहा है। तो फीवर आया कहां से, व्हाट इज द रीजन, तो स्टोमक से। स्टोमक का प्रॉब्लम क्या हुआ, जो हमारा बैड फूड जो बॉडी से बाहर जाना था वो बाहर नहीं गया, वो इन्फेक्शन हो गया। वो इन्फेक्शन कहते हैं वायरल इन्फेक्शन हो गया। व्हाट इज द वायरल इन्फेक्शन, आता है चला जाता है। क्या हुआ, जो हमारी इन्वायरमेंट में कुछ एयर पॉल्यूटेड आ करके जब उसको ब्रीथिंग करे तो लंग्स में जा करके स्टोमक को डिस्टर्ब कर दिया, यानी ना तो फिर पीने के पानी मांगे तो डायरेक्ट स्टोमक में चला गया। जो उसको निकलना चाहिए था 6 घंटा में निकलना चाहिए था, 6 घंटा में निकलने की इतना ताकत था कि 6 घंटे में वो असर कर दिया, वो जिसके कारण से उसको फूड पॉइजन बोलते हैं। डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं, फूड पॉइजन हो गया। रात में खाए थे लेकिन रात में मतलब क्या नहीं यूज नहीं हो पाया, तो मतलब क्या नहीं वो खाली ज्यादा तो फूड पॉइजन हो गया, बाहर नहीं निकला तो मतलब क्या नहीं हो पाया। तो इसके लिए कहता है कि बहुत ज्यादा निकलता है। और स्टेन अगर किसी को पसीना ज्यादा आ रहा है, स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग, बहुत अच्छा रेमेडीज काम करेगा। किसी को पसीना नहीं आ रहा है, ये भी डिजीज है। अगर जिस इंसान को पसीना नहीं आता है उसको पैरों में और हाथों के पंजा में क्रैकिंग आता है, तड़क तड़क आती है, तो बोलता है डॉक्टर साहब ये ऐसा होता है, ये क्या रीजन है, उसका लीवर डिसऑर्डर है, स्टोमक डिसऑर्डर है। तो वो चीज को हम पहचान सकते हैं। हमारा डिजीज तो खुद बोलता है कि हाँ आपका ये है मेडिसिन इसमें, लेकिन उसके लिए आपको जानकारी है। इलेक्ट्रोपैथिक में जानकारी करने के लिए बहुत अच्छा है, 38 मेडिसिन में पूरी डिजीज की बीमारी मालूम कर सकते हैं हम, अब देख कर उसको कंडीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो यानी स्किन से किसी को अगर पसीना नहीं निकल रहा है तो अगर उसको भी देंगे तो आपको पसीना बाहर करेगा। अगर किसी को एक्सेस स्वेटिंग हो रहा है तो उसमें भी देंगे तो आपको बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद कहता है जब इसका यूज जो होता है, वी कैन यूज देन डिसऑर्डर डिजीज, हम कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं, किस कैटेगरी से यूज कर सकते हैं, तो इसको बताया जाता है एसिडिटी। सबसे पहला डिजीज हमारी बॉडी में बीमारी बनने वाला जो होता है और बनाने वाला होता है एसिडिटी। जब कोई इंसान अगर एसिडिटी को कवर कर लिया तो हमारे डिजीज में बड़े डिजीज तो आने को सोच भी नहीं सकता। वो एसिडिटी का मतलब ही होता है HCl हाइड्रोक्लोराइड हमारी बॉडी में जमा हो जाना, और जमा होने के कारण क्या होता है, दूसरे ग्लैंड को सिक्रेशन को रोक देता है। वो चाहे तो हॉट होने के कारण हमारा लीवर को डिस्टर्ब कर देता है, स्प्लीन को डिस्टर्ब कर देता है, पैनक्रियाज को डिस्टर्ब कर देता है, गॉल ब्लैडर को डिस्टर्ब कर देता है, इंटेस्टाइनल को डिस्टर्ब कर देता है।
जब ये 4 ऑर्गन को अगर डिस्टर्ब कर दिया, अगर लीवर को डिस्टर्ब कर दिया जॉन्डिस में आ गया, स्प्लीन को डिस्टर्ब कर दिया हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी में आ गया, पैनक्रियाज को डिस्टर्ब कर दिया तो हमारा इंसुलिन पे आ गया, शुगर पे आ गया, इंटेस्टाइनल को डिस्टर्ब कर दिया तो हमारा चाहे तो लूज मोशन हो सकता है, चाहे तो कॉन्स्टिपेशन बना दे सकता है। तो कहता है एसिडिटी, डायरिया, वोमिटिंग। अब देखिए एसिडिटी में भी काम करता है, डायरिया में भी काम करता है और वोमिटिंग में काम करता है। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन बनाता है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब ऊपर का फ्लैक्चुएंट्स यानी जो डकार आ जाता है, जैसा कभी कभी पानी मुंह में से पानी निकल जाता है, पेट में से पानी निकल जाता है, खट्टा डकार आता है, तो उस एसिडिटी के कारण होता है। कई पेशेंट को ऐसे होते हैं कि जो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन दोनों बहुत अलग डिफरेंस होता है, उसका डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे। डायरिया, वोमिटिंग, कॉलरा यानी जो लूज मोशंस होता है और कंट्रोल नहीं होता उसके लिए। एपिलिप्सी, एपिलिप्सी का मतलब फिट्स, दौरा, किसी को हाई फीवर आता है तो फिट्स आ जाता है, बदहोश हो जाता है, कन्वल्सन्स आता है, ऐसा 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 मतलब इस तरह से करेगा, यानी खींचेगा, हाथ पैर मोड़ेगा, सीधा करेगा, आंख खुला तो खुला रह जाता या बंद तो बंद रह जाता, दांत बैठ जाता है, तो एपिलिप्सी में आ जाता है वो। उसके बाद कहता है हिस्टीरिया फीवर। हिस्टीरिया फीवर ऐसे होते हैं कि जो हार्मोन को डिस्टर्ब होने के कारण ये बॉडी में एक तरह से एक हार्मोन नया सिक्रेशन होना ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से वो एक पागलपन के जैसा काम करता है, उसमें काम आता है। फीवर स्पेशली टाइफाइड एंड द टाइफस ऑफ द सीरियस टाइफाइड, यानी और कितने भी खतरनाक तरह के बुखार रहा है, चाहे तो टाइफाइड हो, चाहे तो जॉन्डिस हो, या तो हाई फीवर हो, या हार्टबर्न यानी सीने में जलन होता है। डॉक्टर साहब सीने में जलन हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, जिसमें रेमापेराजोल और सेमापेराजोल ये सब मेडिसिन देते हैं, वहां पे भी हमारा इंपॉर्टेंट रेमेडीज होता है ये। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, माइग्रेन, रियोमेटिज्म। अब देखिए इन्फ्लुएंजा में भी काम आता है, रियोमेटिक पेन में, जब जॉइंट पेन किसी को भी आएगा, आपका आर्थराइटिस में आता है, रियोमेटिज्म में आता है, तो उसमें आपको फीवर बनता है, तो वहां पे भी हमारा एस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। न्यूरोलॉजिया, प्लेग, स्पास्म, एज एंड कन्वल्सन्स। कन्वल्सन का मतलब वही फिट्स के जैसा आता है, लेकिन एपिलिप्सी और कन्वल्सन्स दोनों में डिफरेंस होता है। एपिलिप्सी का मतलब एक डिजीज है उसको कि जो कभी भी आ सकता हो, और कन्वल्सन्स का मतलब ये होता है जब बाई चांस हाई फीवर सडनली अटैक करता है, तब जाकर वो हीट उसके ब्रेन को कंट्रोल ना करने के कारण कन्वल्सन्स होता है, यानी फिट्स के जैसा ही रहता है, लेकिन दोनों का थोड़ा चेंजिंग रहता है उसमें। उसके बाद कहता है कन्वल्सन्स, ब्लेड, डिसेंट्री, एचिंग बिटवीन शोल्डर ब्लेड, बैचिंग, जॉन्डिस। अगर बीच में कहता है हमारा स्कैपुला जो होता है, ये हमारा ये प्लेट बोलते हैं, शोल्डर प्लेट बोलते हैं इसको, अगर इसके बीच में भी अगर जलन होता है, दर्द होता है, इसके कारण सर्वाइकल स्पाइन से मतलब रिलेटेड कोई भी दर्द होता है, तो उसमें आपको ये काम करता है। थ्रॉबिंग इन द हाइपोगैस्ट्रियम, थ्रॉबिंग यानी हाइपो यानी ज्यादा, यानी गैस बंद करके ऊपर जंप करता है, तो उसमें भी आपको काम करता है। आपको पेल्विक प्रोपलेट्स, पेल्विक में भी अगर दर्द होता है, यानी नीचे का लोअर एब्डोमेन में भी अगर दर्द होता है, तो हमारा एस्टन इंपॉर्टेंट रेमेडीज माना जाता है। उसके बाद कहता है फ्रीक्वेंट स्कैंटी डार्क मडी हॉट यूरिन। अब देखिए फ्रीक्वेंटली स्कैटी डार्क हॉट मडी यूरिन, यानी जब किसी को पेशेंट को होता है यूरिन मड के जैसा आता है, कीचड़ के जैसा गंदा आता है और डार्क आता है और उसको स्मेल जैसा भी आता है, तो एस्टन हमारा इंपॉर्टेंट रेमेडीज माना जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जब यूरिन जितना हमको ओवरफ्लो होना चाहिए था, पास आउट होना चाहिए था, वो बॉडी में स्टोर्ड रह रहा है, और स्टोर्ड रहने के कारण जो भी बॉडी से जो बाहर निकलने वाले केमिकल है, वैट जो है, वो हमारी बॉडी में रह करके वो लिक्विड को घाट कर दिया, यानी हार्ड कर दिया, जिसके कारण से मड जैसा हो गया वो। उसका था यूरिन पेन इन द किडनी, कंस्टेंट थ्रॉम्बिंग बिहाइंड द सिम्फस पोस्ट। किडनी में भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको किडनी का जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया या हाइपो हो गया, यानी सूजन बढ़ गया है या तो कम हो गया है, या तो ड्यू टू द रीनल कैलकुलस,
यानी किडनी में अगर स्टोन भी अगर उसमें आके अटक गया है, अगर नहीं निकल रहा है, जिसके कारण से भी अगर दर्द हो रहा है, आप अगर पेल्विकल में अगर स्टोमक में अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो भी आपको इसका बहुत अच्छा रोल देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या था, हाइपो फोटोफोबिया। अब देखिए यहां पे देखिए कहां कर रहा, कंसिडर्ड एंड द हेड फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब ये होता है कि हम देख रहे हैं लेकिन डबल दिख रहा है, फोटोफोबिया उसको बोलते हैं। यानी एक ही इंसान है लेकिन जब मैं देख रहा हूं मैं तो डबल इंसान दिख रहा है, एक अलग से इमेज बना के दिख रहा है, इमेज बन रहा है, उसको हम फोटोफोबिया बोलते हैं। अब फोटोफोबिया बोलो कहां जा रहा है, हमारा आंख। अब बताइए कि हमारा आंख पे भी आ गया, ब्रेन पे भी आ गया, लंग्स पे भी आ गया, टंग्स पे भी आ जाता है, प्लस इंटेस्टिनल पे आ गया, गॉल ब्लैडर पे आ गया, लीवर पे आ गया, स्प्लीन पे आ गया, स्किन पे आ गया, उसके बाद रेमाटिज्म में आ गया, अर्थराइटिस आ गया, इंसोमिया आ गया, हाइपरटेंशन आ गया, हाइपोटेंशन आ गया। तकरीबन आपको पूरे लेकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेडिसिन सही है। गॉल स्टोन, यानी किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, उस पर भी इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। लीवर एंड स्प्लीन इनलार्ज्ड। अब देखिए स्प्लीन जब बढ़ता है तो हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी को बनना कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारा एनीमिया आ जाती है। तो इसलिए एनीमिया का भी नंबर 1 रेमेडीज माना जाता है उसको। उसके बाद कहता है सफिकेशन से कैटरा। अब देखिए पहला बताया आपको फोटोफोबिया, जो हमारा एक ही जगह पे दो इंसान के जैसा फोटो दिखना, फोटोफोबिया। और कैटरा मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, पानी का लेयर आ जाता है आंख में, जिसके कारण से धुंधला दिखने लगता है, और जिसका डॉक्टर ऑप्थोलॉजिस्ट जो होता है उसको क्या करते हैं, एक ऑपरेशन का सलाह देते हैं। ऑपरेशन में क्या करता है, जो लेयर जम जाता है उसको रिमूव कर करके उसके लेयर के जगह पे एक अलग से लेंस सेट कर देता है। तो वहां पे भी हमारा कैटरा पे भी इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। आंख के लिए एक मेडिसिन बहुत अच्छा है H12 C1 A3 W, ये D6 H10 A3 F1 L1 W, D5। अब D5 ये बनाएंगे, D5 के बाद इसको H12 का 5 ड्रॉप अलग से इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको ये कैटरा में भी काम आ जाता और प्लस फोटोफोबिया में भी काम आ जाता है। ये एक ऐसा मेडिसिन है कि जो हर तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को जो अनमेंटेन रहता है उसको मेंटेन कर देता है इसको। उसके बाद कैटरा, जॉइंट स्वेलिंग, डर्माटाइटिस, जॉइंट पेन, यानी जॉइंट का जो भी रहेगा आपका जॉइंट में बहुत अच्छा रेमेडी जिसका माना जाता है। और क्या था, स्वेलिंग, सूजन और डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस देखिए इसीलिए कहा जाता है डर्माटाइटिस, डर्मा का मतलब स्किन। अब एक बात ये कि ध्यान देना है कि अब जहां तक अगर डर्मे की बात आता है तो सीधा बिलोंग होता है स्किन से, लेकिन कोई भी डिजीज स्किन में आता है तो सबसे पहला पॉइंट उसका माना जाता है इंटेस्टाइनल एंड लीवर। उसके अलावा कहीं से इसका कोई वर्क नहीं बनता है। अगर ये दो चीज को मेंटेन कर लिए तो आपको ऑटोमेटिकली डर्माटाइटिस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। नहीं तो आपको एग्जांपल देखेंगे, कोई भी अगर फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट आते हैं उनसे पूछिए आप क्या होता है तो ईचिंग होता है, बताता है। कब से है, हो रहा है डॉक्टर साहब 1 साल से हो रही है। ठीक है, आपका एंटी क्लॉक क्या है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये पूछिए आपको मालूम हो जाता। उनका काम जो रहेगा दिन में सोने का रहेगा, रात में जगने का रहेगा, खाने में सुपर एडवांस रहेगा, ऑयली चीज को, जंक फूड का ज्यादा हेल्प करेगा, वो ज्यादा केयर करेगा, वो ज्यादा इंटरेस्ट में रखेगा, पानी का ड्यूरेशन उसका कम रहेगा, जिसके कारण से लीवर या इंटेस्टाइनल में प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। हॉट हो जाता है जिसके कारण से सिक्रेशन कम होती है, जो कि पसीना बॉडी से कम निकलता है। अब जाहिर सी बात है हम हॉट चीज अगर लेंगे, कोई चीज स्पाइसी ग्रेवी, लेकिन हमको प्यास ज्यादा महसूस होगा, लेकिन काम रहने के कारण हम पानी नहीं पी पाएंगे। जब नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी का जो स्वेटिंग का जो काम है, बॉडी से बाहर निकालना पॉइजन को, वो नहीं निकालेगा। जब नहीं निकालेगा तो क्या होगा, हमारी सबसे पहला एक्शन पेट पे, दूसरा स्किन पे आ जाता। इसलिए स्किन वाले को सबसे पहला गाइड है आप पानी ज्यादा पिए, ऑयली चीज से परहेज करें।
ठंडे चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे गाजर हो गया, खीरा, टमाटर, चुकंदर, बीटरूट, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट कम, ये आपको कोल्ड फ्रूट ज़्यादा, हरी सब्जी ज़्यादा खाना है। तो ये चीज़ में इनलार्जमेंट होता है, यानी ये चीज़ को बनता है ये। तो और कहता है कहीं पे भी ग्लैंड अगर इनलार्ज हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स, कोई सभी ग्लैंड हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। हमारे कितने ग्लैंड हैं? नॉर्मली तो ग्लैंड बहुत हैं, लेकिन हमारा 8 ग्लैंड जो ऐसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज माना जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो माना जाता है, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, यूट्रस हो गया, ये सब ग्लैंड में आता है। जैसे 8 में, इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा ग्लैंड जो हमारा है स्किन, स्किन भी ग्लैंड में आता है। अब सोच लीजिए, स्किन ग्लैंड में आता है, जो स्किन का सिक्रेशन कम होगा तो हमारी बॉडी पे डिजीज का इफेक्ट होना ही होना है। तो इसीलिए स्किन को कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारा फूड प्रोडक्ट और फूड डाइजेशन होना जरूरी है। तो होने के लिए हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर देखना जरूरी होता है। अगर वो चीज आप मेंटेन कर लिए तो आपको कोई भी डिजीज आसानी से चला जा सकता है। तो कहता है, उसके बाद कहता है हाई फीवर, हॉकिंग डिजीज। हॉकिंग डिजीज होता है, हॉकिंग बुखार में ही जाता आता है, जैसा बहुत खतरनाक बुखार होती है वो चीज। तो ये चीज को देखने के बाद हमको ये पता चला कि एस्टेन एक ऐसे रेमेडीज माना जाता है कि जो कि हमारा हेयर से लेकर के नेल तक के वर्क करता है, लेकिन इसकी बहुत एक्शन होता है एस्टेन। इसीलिए मैं बेस बनाया हूं मैं आपको कि एनी टाइप ऑफ डिजीज, यानी कोई सा भी डिजीज रहेगा, आप उसमें ये 2 चीज देना जरूरी होता है। हमारी बॉडी में किसी चीज को आकर के जमा होना और जमा हो करके बॉडी में रह जाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट कोई इंसान अगर खाना खाता है और उसको लूज मोशंस नहीं, मोशंस क्लियर नहीं हुआ, एसिडिटी बन गया, तो जो खाया सबसे पहले गलती करा। दूसरा गलती क्या हुआ कि वो बॉडी में ही रह गया। बॉडी में रहने के बाद 2 एक्शन करता है, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज में। अगर वही केमिकल बॉडी में लॉन्ग टर्म तक रह गया, वो क्रोनिक में आ गया, तो क्रोनिक में दूर करने के लिए अलग और एक्यूट में दूर करने के लिए अलग। जब क्रोनिक से बिलोंग करता है, आप ये देखिए S1 A3 F1 L1 W, जिसको हम नाम रखे हैं इसको बेस 1, इसका है S10 A3 F1 L1 W, इसका नाम रखे हैं बेस 2। इसमें बनाने का तरीका है 7 ml 5 ml 5 ml 8 ml। इस 7 ml 5 ml 5 ml 5 ml 8 ml। ये अब देखिए 2 रेमेडीज है, इंपॉर्टेंट रेमेडीज आता है। इसमें क्या है S1 और इसमें क्या है S10। ये हमारा एक्यूट के लिए माना जाता है, यानी कोई भी फूड सप्लीमेंट्री आकर के बॉडी में जमा हो रहा है, सिक्रेशन नहीं कर रहा है, ये दे दीजिए, पेरिस्टाल्टिक मोशन बढ़ा देगा, आपका पेट को पूरा डाइजेशन को मेंटेन कर लेगा, आपका डिजीज बंद। अगर ये देने के बाद भी अगर नहीं हुआ, यानी एक्यूट में नहीं था, क्रोनिक में था, बहुत पुराने वक्त से मतलब उसके बॉडी में स्टोरेज है, तो हमारा ये S1 एक ऐसे केमिकल है, S1 एक ऐसे रेमेडीज है जिसमें 9 प्लांट है। 9 प्लांट में जो हमारा एक प्लांट जैसे नक्स भूमिका है, जो पॉइजन नट को नाम से जानते हैं, जो हमारी बॉडी में कोई भी क्रॉनिकल डिजीज को बाहर करता है, यानी कोई भी बॉडी में डिजीज को, यानी जो कोई सा भी एक्शन में आ गया, कोई एग्रीवेट हो गया, कोई पॉइजन अगर बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो उसको हमारा ये बाहर करता है। तो सबसे पहले हमारा ये देने से क्या होगा, उसकी पुरानी डिजीज को कवर करने का कोशिश करेगा, जो पॉइजन है उसको बाहर निकालेगा, एक तरह से रिफ्रेश करेगा, बॉडी को प्योर करेगा। जब प्योर करेगा, जब एस्टेन दे देंगे तो हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। जब डिसऑर्डर बढ़ जाएगा तो डाइजेशन बढ़ जाएगा, डाइजेशन बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी का पूरी, अभी पढ़ चुका है कि एस्टेन पूरे ग्लैंड पे काम करता है, पूरे डिसऑर्डर पे काम करता है। तो जब ये चीज हमारा अगर दे देंगे, 2 ही से ही आपका पूरा कवर कर ले सकते हैं। तो अब इस मेडिसिन को हमारा BBF बिफोर 20 ड्रॉप BBF एल वाटर, यानी लुक वार्म वाटर के साथ में दे देंगे आपको 1 टाइम सीजन 40। ये हमारा
20 ड्रॉप BD नॉर्मल वाटर। ये आप दोनों दे देंगे तो आपको, अभी मेरे पास पेशेंट आया था क्रॉनिकल ट्यूबरकुलोसिस अफेक्टेड 3 इयर्स कंटिन्यू। आज उसकी ऐसी हालत थी कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब टेबल पे एग्जामिन टेबल पे बैठा है तो इसकी उतनी भी ताकत नहीं थी कि अपनी कंडीशन को पूरा बता सके बैठ करके। उसको पीछे टेका लगा के बैठाना पड़ा उसका हिस्ट्री लेने के लिए। अभी कुछ भी मैं मेडिसिन नहीं दिया हूं, मैं सिर्फ एक ये और एक ये दिया हूं, मैं 2 ही दिया हूं मैं। लेकिन इसमें मैं एक ऐड कर रहा हूं, मैं P2 मैं ऐड कर रहा हूं, मैं सिर्फ खाली P2 पेट्रोला 2 जो हमारा है, हमको मालूम था कि वो पेशेंट को मेडिसिन बीमारी से कम एग्रीवेट है, लेकिन उसकी बीमारी की मेडिसिन से लेने से ज्यादा एग्रीवेट है। इतनी हॉट रेमेडीज आपका टीबी का रहता है, रिफैपिसिन आइसोनोड कि जो हमारे भूख को कम कर देता है, और उसके साथ में अगर कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट मल्टी मिनरल डाइजेस्टिव लाइकोपिन या पेप्सिन वगैरह नहीं देंगे तो आपको उसमें मतलब यानी और भूख को कम कर देता है, जिसके कारण से उसकी चलने की हालत नहीं रहती। तो आज उन्होंने पेशेंट जो आया ओनली 3 डेज में उन्होंने चल के आया और अपना कंडीशन बताया, बहुत अच्छा फील महसूस करा। वो डॉक्टर साहब जितने पहले से मैं तकलीफ था वो तकलीफ दूर हो गया है, मैं आज खाना भी खा के आया, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील कर रहा हूं। ओनली 2 मेडिसिन से। अगर किसी को चेक करना है, बेड पर भी गिरा हुआ है, आप इसे शुरू कीजिए, आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप इस चीज को मतलब मत भूलिएगा, ये चीज को पक्का हर मेडिसिन के साथ में उसको ऐड दीजिए। कोई भी कंडीशन से आप मेडिसिन बना के दीजिए, लेकिन आपको बेस 1 बेस 2 जरूर इसमें यूज कीजिए। और जहां मेडिसिन भेजना है वहां भेज सकते हैं। जैसे मैं P2 का हम भेजे कहां पे, लंग पे। क्यों? क्योंकि उसको टीबी था और टीबी है। अगर हम P2 को ना देते, हम यहां दे देते S6, कहां काम करता, सीधा हमारा किडनी पे काम करता। किडनी में कोई भी फंक्शंस रहा, क्रेटिनिन बढ़ रहा है या तो यूरिन कचरा आ रहा है, यानी हाइड्रोनेफ्रेसिस हो गया है, काम कर देता। अगर हम S6 ना दे करके हम दे देते तो 2 यूट्रस पे काम कर गया ये। अगर हम S2 ना दे करके हम दे दिए C1 तो सीधा ब्रेन पे काम कर गया, वो सेल पे काम कर गया। और सबसे बारीकी सेल्स हमारा ब्रेन का सेल्स होता है कि जो उठाते हैं भी तो नहीं उठता है, टूट जाता है। इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी बारीकी रहती है, इतनी सॉफ्ट हेड रहता है। अगर हम इस देते हैं S12 दे देते तो कहां चला गया, आंख पे चला गया। S5 अगर दे दिए तो कहां चला गया, लीवर पे चला गया। S3 दे दिए तो कहां चला गया, चाहे तो ज्वाइंट पेन में चला जाता या तो फिर स्किन पे चला जाता। तो ये हमारा एक बेस होता है कि जो हम जहां मेडिसिन भेजना चाहेंगे वहां आसानी से चला जा सकता है। कोई मेडिसिन दीजिए या ना दीजिए, आप इसको दे करके उसको बीमारी को कवर कर ले सकते हैं, जिसके बाद आपको रास्ता खुद मिल जा सकता है कि हाँ पहले से हम बैलेंस में हैं, अब हमारा डिजीज क्या है उसके हिसाब से फोकस करके हम दे सकते हैं। स्क्लेरोफ्लोसो, कैंसरोसो, लिम्फेटिको, एंजेटिकोस, पेट्रोला, बेनेरियो, वर्मिगो, फेब्रिगो, जो भी आपको ऐड करना है उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें क्या क्या डाला, S10 डाला, F3 डाला, F1 डाला, L1 डाला, W डाला। S10 हमारा मेटाबॉलिक पे, A3 हमारा कंप्लीट हार्ट पे काम करता है, ब्लड पे काम करता है। F1 हमारा नर्वाइन रेमेडीज है, मैसेंजर रेमेडीज बोला जाता है इसको, यानी हमारी बॉडी को नर्व को सिक्रेशन को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, ब्रेन को न्यूज पहुंचाता है। हमारा L1 जो है सो लिम्फेटिक में काम करता है, लिम्फ पे काम करता है। और W जो है सो हमारा बैलेंस करता है, न्यूट्रल करता है। तो हमारा मेडिसिन क्या है, हमारा डिजीज को क्या करना है, फीवर आ गया क्या करते हैं हम उसको कम कर देते हैं, नहीं। नॉर्मल इंसान को फीवर आना चाहिए 98, हमारे पास आ गया 102 का पेशेंट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको 0 करेंगे फीवर को, हमको कहां करना है, इसको 98 पे ला करके छोड़ देना है। हम क्या करें, बैलेंस करें। किसी को शुगर है कितना, 170 आना चाहिए, उसका 100 आ गया, अभी क्या हो गया, हाइपोग्लिसीमिया चला गया ये।
अब इसको क्या करना है, बढ़ाना है हमको, तो बढ़ा करके कितना करना है हमको 170 करना है। अब 170 कर लिया, बीमारी नॉर्मल हो गया। तो हमारा इसलिए डब्ल्यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ द डिजीज बैलेंसिंग वर्क। ये आज का था स्टेन का कुछ टॉपिक्स छूटा हुआ था जो कंटिन्यू क्लासेस में नहीं लिया था मैं, तो इसीलिए आज का क्लास में मैं इतना बना करके मैं आपको यूट्यूब के थ्रू में इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा मैं आपको, आप लोग इसका पूरा रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लासेस जो रहेगा संडे को S11 और S12, ठीक है, और सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस एनी टाइप ऑफ द डिजीज, जो कि डिजीज रहेगा किडनी स्टोन और बल्कि यूट्रस और फेफराइट। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम अगेन।